नमस्कार। हमारे साथ है रविंद्र चौहान जी, ग्राम पंचायत शारनी से, विकासखंड चक्राता, जिला देहरादून से। रविंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज डिजिटल सारथी के और यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। रविंद्र जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, जैसे आप बचपन से अपने पिताजी के साथ रहे हैं बाहर, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़े हैं, अलग अलग शहरों में आपके पिताजी का स्थानांतरण होता रहा है और आप भी वहाँ स्कूल पढ़ते रहे हो। अभी आप जो कुछ सालों से, मैंने देखा है आप 5-6 सालों से वापस आए हो इस पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में, अपने पैतृक गांव में। कैसा लग रहा है आपको ये अनुभव? क्या कहते हैं भाई जी, जब यहाँ आए थे तब इस प्रकार नहीं सोचा था कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होगा। एक पहलू जो पहले का रहा वो जीवन का एक अलग अनुभव था, अलग चीज़ें सीखी, अलग चीज़ें हुई। और 2015 में मैं यहाँ आया था। उसके बाद का जीवन बहुत ही एक अलग स्तर पे, कहते हैं कि चेंज एक अलग चीज़ होगी, ट्रांसफॉर्म होना जिसे हम कहते हैं ना। तो यहाँ आने के बाद भाई जी खुद के लिए एक समय मिला, इस आबो हवा में, इस सुंदर वातावरण में रहने का मौका मिला। और एक अपने स्तर पे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, अपने सोचने के स्तर पे, कार्य करने के स्तर पे। तो बहुत ही सुखद अनुभव है भाई, बहुत अच्छा महसूस हुआ है और एक बेहतर इंसान बनाने और बनने में मुझे बहुत मदद मिली है यहाँ आने के बाद। रविंद्र जी, जैसे आपने 12वीं पास करके आपने 2007 में NIT से बीटेक किया और IIM से MBA किया उसके बाद। तो जब आपने बीटेक किया तो आपने उसमें सफलता हासिल करी और आपने एक अच्छी नौकरी भी पा ली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी जीवन में कि एक अच्छा कमाना है, अच्छा बढ़ना है। उसके बाद आपने MBA किया, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सफलता मिली। लेकिन वो चीज़ सब कुछ देख के जब आप कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसको हासिल करने के लिए जो है बड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, आप वहाँ तक पहुँच के भी वापस अपने इस पैतृक गांव शारनी में आपने जो है ये बागवानी का काम शुरू करने का सोचा। इसके पीछे क्या वजह है, थोड़ा हमको विस्तार में बताइए। हर चीज़ के पीछे भाई जी वजह बहुत सारे होते हैं, कारण बहुत सारे होते हैं। तो कुछ मुख्य कारण जो है वो मैं आपको बताता हूँ। 2014 तक मुझे गांव का जो अनुभव था कि गांव हमारे खुशहाल हैं, सब लोग गांव में रहते हैं, और एक अलग पिक्चर थी मेरे दिमाग में, एक अलग सोच थी। पर 2014 में कुछ अनुभव ऐसे हुए कि पता लगा कि नहीं, जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ें गलत है। उससे पहले ही होता था, साल में 1 या 2 बार घर आना होता था, कभी कोई छुट्टी है या कभी कोई त्यौहार है, उस समय हम लोग घर आते थे मम्मी पापा के साथ। तो 2014 में मैं अपना MBA कर रहा था उस टाइम पे हमारा समर इंटर्नशिप का पीरियड होता है, तो वो एक ब्रेक मिला हमें। तो फैमिली ट्रिप पे हम लोग निकले साथ में। तो हम ट्रिप पे हम लोग जा रहे थे न्यू टिहरी की तरफ। तो रास्ते में हमें कुछ गांव मिले, गांव देखे हमने, अगर हम धनौल्टी वाले रास्ते से जाते हैं तो गांव मिले हमें। तो वहाँ पे एक जगह हम लोग रुके, तो एक गांव जो रोड से ही लगा हुआ था, वहाँ पे हम घर थोड़े टूटे फूटे थे, थोड़ा एक अलग सी ऊर्जा थी वहाँ पे ना, कि थोड़ा सन्नाटा सा, शांत सा कुछ महसूस हो रहा था। तो पापा मम्मी हम लोग सब साथ ही थे। तो मैंने पापा से ये पूछा कि पापा ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये यहाँ पे घर टूटे से हैं, ये सब है। तो वही पापा ने मुझे बताया कि बेटा यहाँ पे समय से पलायन हो चुका है, लोग ज़्यादा रहते नहीं है, इस वजह से ऐसा है। तो वो चीज़ वहाँ पूछा, वो वहीं पे ख़त्म हुआ। उसके कुछ दिनों बाद हम लोग अपने गाँव आए। उस टाइम पे क्या कहते हैं, इलेक्शंस का टाइम था कुछ, तो हम 2-3 दिन पहले आ गए। तो देखा कि जो पिक्चर मेरे दिमाग में अपने गांव को लेके थी वो सेम नहीं थी। जैसे मैं छुट्टी में या किसी त्यौहार में घर आता हूँ, वैसे ही सब लोग उस त्यौहार या छुट्टी में घर आते थे। तो ऐसा लगता था कि सब लोग यहीं रहते हैं, पर यहाँ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी कम लोग थे जो रहते हैं गांव में हमारे। फिर मैंने अपने परिवार में देखा कि हम लोग कितने लोग हैं, परिवार में जो सदस्य हैं, और कितने लोग गाँव में रहते हैं। तो उस समय हम लोग, हमारे परिवार में 18 सदस्य थे, और उसमें से कुल 7 सदस्य गांव में रहते थे, बाकी हम सब जो लोग हैं वो नीचे शहरों में ही रह रहे थे। तो एक ये बहुत मेन चीज़ था, उसने मेरा सोचने का एक तरीका बदला। और एक और जो कारण है कि पिताजी ने मुझे बताया कि यार, अगर आप जीवन में कभी सक्सेसफुल होते हैं या फिर आप कुछ कर लो, तो बेटा गांव में आप एक बगीचा लगाना, ताकि सबको एक प्रेरणा का स्रोत मिले और चीज़ें हों। तो बस यही मुख्य कारण है, और
बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर हम कारण देखें तो मेरे जीवन में यही रहे। और उसके बाद मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ये चीज़ें, जो भी मैंने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो वो इस चीज़ में लगाना बेहतर होगा। रविंदर जी, जैसा आपने बताया कि कुछ प्लान की बातें करी आपने, कुछ जो है वो बातें थी कि जो पिताजी ने कही थी कि भाई छू गई दिल को, या उसको कह लो कि कहीं ना कहीं उनकी बात रखने के लिए। तो आपने, जैसे मैंने प्रश्न आपसे पहले पूछा था कि आपने एनआईटी करी, आपने जो है फिर एमबीए किया, जिसके लिए आप जो है काफ़ी समय से मशक्क़त कर रहे, कहीं ना कहीं सोचा था दिमाग में आपने, जिसके लिए लोग बरसों से जो है वो करते थे, और उसको आपने हासिल भी किया, उस मुकाम तक पहुंच के आपने हासिल किया। तो कुछ जल्दी नहीं कर दी वापस आने की, या ऐसा कुछ जो है आप सोच सकते थे कि यार कुछ समय नौकरी करूं, जो जिस तनख्वाह के लिए, जिस पैसे के लिए मैंने जो है यहाँ पे पहुंचा हूं, कुछ एक बार देख लूँ, इसका सुकून देख लूँ, या इसका जो कहते हैं कि नौकरी कर लेता इस तरीके की जिसके लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ जल्दी नहीं कर दी वापस आने की आपने? हाँ भाई, एक चीज़ जो देखना हमें जीवन में जो चीज़ें होती हैं, कभी एक फ्लो ऐसा बनता है कि आपको कुछ चीज़ें लॉजिकल नहीं लगती। तो वही 2014 में जब ये चीज़ें मेरे संज्ञान में आई कि यार कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, और ठीक है ये भी किया जा सकता है, एक आइडिया पापा ने दिया कि यार ठीक है कुछ कर लोगे तो ये करना। तो ये भाई जी दो रास्ते हैं कि सोच इंसान की कब बदलती है। सोच कभी एक आपके साथ कोई इंसिडेंस हो जाए, उससे आपकी पूरी जीवन बदल जाता है। तो सोच बदलने के लिए एक इंसिडेंस ही काफ़ी होता है। तो वो जो समय था, जो 2014 में जो अनुभव हुए, उसने पूरा हिला दिया मेरे को कि हाँ ठीक है यार, कर भी सकते हैं, और ये ऐसा हो भी रहा है। हम सुन रहे थे, उससे पहले हम पढ़ते थे अपनी बुक्स में, कहीं ना कहीं इश्यूज़ चल रहे हैं, कई न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि ये हो रहा है, पलायन हो रहा है, चल रहा है, सब चीज़ें हैं। बट उस समय जो सारे समीकरण बैठे कि अब जो इंडिविजुअल मेरे स्तर पे जो था कि आप पे दो रास्ते हैं। एक जगह आपको कॉर्पोरेट लाइफ है, ठीक है, वंस यू एंटर अ कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है, उसके बाद आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। या फिर एक रास्ता जो बिल्कुल अलग है, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है। मतलब मैं अपने स्तर पे बताऊँ तो मुझे उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा, क्या है, कैसा है। बट यही लगा कि अब करना क्या है। तो ऐसा भी रहा कि सजेशंस मिले, दोस्त होते हैं, आपके शुभचिंतक होते हैं हर जगह, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि यार रवि, आप एक काम करो कि 2-3 साल नौकरी कर ले यार, तू देख ले एक बार जॉब करके भी कि क्या होता है, कैसा होता है। बट एक चीज़ जो खुद के स्तर पे मुझे समझ आई, जो मुझे भी लगा कि यार ठीक है, जब मैं कॉलेज में आ रहा था मैं अलग सोच के साथ था, बट वहाँ रहते हुए हमने कुछ 1 साल में सीखा, 1-2 साल में जो सीखा, मौका मिला अच्छे टीचर्स, अच्छे लोगों के साथ वहाँ पे रहने का, जो कलीग्स थे उनसे बहुत कुछ सीखने का। तो ये देखने को मिला कि हर बंदा टैलेंटेड है अपने अपने स्तर पे। वहाँ पे हम लोगों के बैच में अराउंड हम 200 लोग थे, 2013-15 का जो हमारा बैच था। और एमबीए करने का जो भी सोच जो आई, वो जब हम बीटेक कर रहे थे उस टाइम पे आई। जो भी 4 साल वहाँ रह के सीखा, तो सोच समय के साथ बदलती है। हम सीखते हैं, निरंतर अपने पे काम करते हैं, सोच बदलती है, उससे हमारे काम करने के तरीके और हमारे डिसीजंस बनते हैं। तो कॉलेज से एमबीए जाने के लिए सोच वहाँ बनी, वहाँ समझ आया कि आप किस में ज़्यादा बेहतर कर सकते हो फील्ड में, आपने खुद को जाना। उसके बाद 13 से 15 में भी आपने खुद को जाना कि हाँ ठीक है, कि पहले हम ये था कि चलो एक अच्छे पैकेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से नौकरी करते, तो एक अच्छा पैकेज हो, अच्छे से सब चीज़ें हों। बट उसके बाद अब जब यहाँ पे एक समय आया कि यार हमें पता है कि हर बंदा काबिल है, जब साथ रहे सबको देखा, हर बंदा किसी ना किसी चीज़ में उसकी अपनी अपनी खूबी है। तो ये चीज़ समझ आई कि बड़ी बड़ी एमएनसीज आ रही है, आपको टॉप मैनेजमेंट लेवल के लिए हायर कर रही है। इट मीन्स कि उनको पता है आप में कुछ काबिलियत है, बट हमको खुद अपनी काबिलियत नहीं पता होती, खुद हमको अपनी काबिलियत नहीं पता होती। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, ठीक है, वो मुझे ईयरली जो पैकेज देते हैं, XYZ जो भी पैकेज दे रहे हैं, बट वो मुझसे टारगेट्स कितने सेट करवाएंगे, और वो टारगेट्स इतने हैं, अगर मैं उनके लिए उतना कुछ कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं खुद के लिए कुछ शुरू करूँ। तो इस वजह से 2 साल वो टाइम ना लेके कि 2-3 साल नौकरी करो, कि अगर करना ही है तो वो टाइम भी क्यों वेस्ट किया जाए जब ये करना ही है। तो इसलिए मैंने एक सीधा डिसीजन लिया कि नहीं, ये सही समय है, आप घर वापस जाइए और जो शुरू करना है उसको करिए। रविंदर जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से आपने इंजीनियरिंग करी, जब आपने बीटेक किया तो कहीं ना कहीं लगा कि यार नौकरी कर लेते घर वालों ने,
ये सोचा था, लेकिन आपको आगे बढ़ना था। उस टाइम भी जो है आपने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी घर में कि नहीं मुझे अभी नौकरी नहीं करनी है, पढ़ना है। और उसको जो है घर वालों ने कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रख के चलो यार ठीक है पढ़ा लो कर लो। वहाँ से आपने वो चीज़ करके फिर जो आप जो एक टर्निंग पॉइंट जो आपने ज़िंदगी में लिया, जो वापसी आने का, उसको वो घटनाक्रम जो है किस तरीके, उस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। किस तरीके से आपने जो है वो घर में बताया और जो है कहीं ना कहीं जो उनके जो सपने थे उसको क्या बोलेंगे कि उनकी उम्मीदों पे आप खरा नहीं उतरे उनके हिसाब से, वो घटनाक्रम कैसे रहा थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग समय रहा भाई, मतलब पूरी जर्नी का जो एक ये समय था बहुत ही इंटरेस्टिंग समय रहा। तो होती हैं उम्मीदें, होती हैं, एक हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, माँ बाप का एक बच्चे के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी भी मेहनत है। आज हम जो भी हैं उनकी भी मेहनत है हमारे पीछे, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों को अच्छी एक परवरिश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, या फिर वो अपने पाँव पे खड़े हो पाएँ और उस समय पे ऐसा डिसीजन हो जाए कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो मुश्किल होता है। उनके एंगल से भी मुश्किल था और मेरे अंतर्मन में भी जो चल रहा था तो वो अभी मन में है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो वो समझाना मेरे लिए भी मुश्किल था कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। तो समय लगा, जैसे आपने कहा बीटेक के बाद एक प्रॉब्लम आई कि पढ़ना है आगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है पढ़ाई हो गई है, जॉब ज्वाइन करो। तो उस समय जो अपने अंतर्मन में था कि नहीं यार ये टाइम है कि हम आगे पढ़ सकते हैं, अगर आप जॉब स्टार्ट कर दो 2-3 साल बाद हो सकता है कि माइंडसेट चेंज हो जाए कि यार अब ठीक है मंथली मतलब आपको अकाउंट में सैलरी आ रही है, क्यों पेन लेना है, क्यों पढ़ना है। इस तरीके का जो थॉट है वो आगे सोच सकते हो, आप देख सकते हो कि 2-3 साल बाद कहाँ होगा। तो जो मैंने खुद में देखा कि अगर हो सकता है मैं जॉब करूं तो उसके बाद मैं एमबीए के लिए ना सोचूं या आगे पढ़ने के लिए ना सोचूं। और उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेरी स्किल्स जो ज़्यादा अच्छी हैं वो मैनेजमेंट फील्ड में ज़्यादा अच्छी हैं, तो मुझे उसके लिए प्रोसीड करना चाहिए और उसी से बेस्ट आउटकम्स भी आएंगे अगर काम ही करना है तो वो मनाना मुश्किल हुआ। ये भी रिप्लाइज आए कि यार नहीं आज तुम पढ़ लिख लियो तो नौकरी नहीं करनी है, माँ बाप की भी बात मानिए। तो घर पे माहौल थोड़ा गलत भी हुआ, बट ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने में पापा ने कहा ठीक है कोचिंग ज्वाइन करो, तुम तैयारी शुरू करो, कोई बात नहीं। ये डिसीज़न थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे आया क्योंकि समय भी लगा वहाँ पे, और समय लगा, और आईएम्स की फ़ीस भी ज़्यादा है। तो हम क्या कहते हैं अगर हम देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोन भी है, आप भाई 10-11 लाख का लोन आप पे था उस टाइम, जो एजुकेशन लोन है वो ऑलरेडी था जो हमने कॉलेज के पढ़ने के लिए जो लिया था। तो उसके बाद वो भी आपने रिपे करना है। घर पे आके जब मम्मी पापा को बताया कि मैं ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि यार बेटा ये भी आप पे एक लायबिलिटी है, ये कैसे करोगे। और उनकी भी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस थी कि बच्चा सेट हो जाएगा तो उसके बाद उनकी भी अपनी प्लानिंग थी। बट ये सब चीज़ें बताने के बाद वो मतलब एकदम शॉक हुए, नाराज़ भी हुए कुछ समय। तो ये प्रोसेस 4-5 महीने तक उनसे बार बार मिलके उनको बताना, फिर समझाना, फिर उनका कन्विंस ना होना, उनका आपस में भी बहुत सारी चीज़ें रहीं कि साथ दें ना दें क्या करें। तो पर यही था मन में कि यार एक्सेप्ट होता है ठीक है, नहीं होता है। बट जब मैं कॉलेज से जब चला तो 1 महीना मैं रुका वहाँ, वेट किया कि मैं घर पे जाके कैसे बताऊँगा, कैसे मॉम डैड को बताऊँगा कि यार यही करना है अभी ना। तो सोचने के बाद जब आया तो पूरा मैं तैयार होके आया था कि अगर हो सकता है मम्मी पापा कहें कि हमारे सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं तैयार था कि हो सकता है कि आपको कह दें बेटा जो करना है आप करो, आप घर छोड़ के भी जा सकते हो। बट मैं रेडी था कि यार ठीक है करना है, ट्राई तो करके ही देखते हैं। ठीक है आपकी लाइफ में कोई है, मेरे जो वाइफ है अभी, तो हम जानते थे उस समय से खुद को, तो हो सकता है कि उनको भी लगे कि यार ठीक है आप पढ़ रहे हो, ठीक है आप एक अच्छे, आपका फ्यूचर सही है, बट आप एक ऐसा डिसीजन लेते हो। तो ये भी रिस्क पे था कि मैं लौट के जाऊँ तो हो सके वही ना मुझे पहचाने कि भाई साहब आप कौन। पर ठीक है जो हम सोचते हैं, फिर कोशिश किया, समय लगा। जाने के बाद 9 महीने तक इसी सब चीज़ में था कि सबको कन्विंस किया जाए, समझाया जाए, सब चीज़ें हुई। कुछ मैंने ब्रेक्स भी लिए बीच में जब मैं समझा नहीं पाया, और रोज़ मतलब तीसरे दिन कोई घर पे आ रहा है या किसी को बुलाया जा रहा है कि बेटे को समझाओ कि ऐसा है, दूसरों के माध्यम से, जब अपने माध्यम से काम नहीं हो पा रहे तो फिर मैं एक ब्रेक पे चला गया। 2-3 ब्रेक्स मैंने ऐसे लिए कि 15-15, 20-20 दिन फ़ोन वोन सब बंद, नहीं बात करनी है किसी से, बिकॉज आपको अपनी भी ऊर्जाएँ बनाए रखनी होती है। ठीक है कि चल रही है हर तरीके की ऊर्जा आप पे आ रही है, बट आपको अपना जो आप देख पा रहे हो
आप कभी खुद पे डाउट मत करो। तो फ़ेब में मैं आया और पहली जो हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ 2015 में। तो ये सारे उतार चढ़ाव चलते रहे और मैं ये कहता हूँ कि यही सबसे मुश्किल होता है कि एक शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो घर पे सबसे पहले आप कन्विंस करो, ताकि क्योंकि अगर घर वाले आपके साथ हैं तो फिर कोई चीज़ आपके लिए मतलब मुश्किल नहीं रहती। फिर सब चीज़ें कब हो जाती हैं नहीं पता लगता। रविंद्र जी, जैसे आपने ये सारी घटनाक्रम बता दिया है, तो आपने क्या पहले कोई जगह चिन्हित करी हुई थी कि यार यहाँ पे लगाना है, कि भाई जैसे स्कूल टाइम पे घर आते, कॉलेज टाइम पे, भाई वहाँ बड़ा सुहाना मौसम लग रहा है यार, यहाँ पे तो बगीचा लगाना है, कुछ ऐसे थे ख्यालात या देखी हुई चयनित जगह करी हुई थी कुछ? नहीं भाई जी, पहले से चयनित ऐसा कुछ नहीं था। देखा हुआ मतलब ऐसा नहीं पता था कि अपनी ज़मीनें कहाँ हैं, हमारी क्या क्या है। और पिताजी ने बस एक बार ये बोला था कि यहाँ पे कर सकते हो अगर करना चाहो आप, बट उस टाइम पे ये कंफर्म नहीं था। वो बस एक बात थी जो उस मोमेंट में उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने आज तक कभी नहीं की। तो चयन करने का जो पूरा विकल्प जो था वो मेरे पे ही था। तो जो शुरू में आए तो बातें भी हुई, लोगों से मुलाकातें हुई कि हम ये सोच रहे हैं, ये प्लानिंग है, ये करना चाहते हैं। और काफ़ी लोगों ने ऑफ़र भी किया कि ठीक है हमारे पास भी ज़मीन है, खेत है। यहाँ पे आके हमने देखा तो यहाँ पे काम करने की जो परिस्थितियाँ थी वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि खेत नहीं थे यहाँ बने हुए प्रॉपर, थोड़ा स्लोप में है, स्लोप वाला एरिया है। तो पहले हमने कोशिश करी कि जगहें देखें, बट सारे समीकरण जो बैठे, जो सारी ऊर्जाएँ जो बनी वो इस प्रकार बनी कि यार यहीं पे करना बनता है। जो किक है, जो एक ऊर्जा है वो यहीं से आके आप ले सकते हो। तो सारे समीकरण बाद में यहाँ बैठे और इस प्रोसेस में 4 से 5 महीने में लगे और उसके बाद ये जगह डिसाइड हुई कि यहीं पे हमें फाइनलाइज़ करना है। चलो रविंद्र जी, जैसे आपने बताया कि गड्ढे वगैरह तो बना लिए थे, काम सीख गया था, ये जो फिर जो ये नई आजकल तकनीकी आ रखी हैं सेब की, किस वैरायटी का सेब लगाना है, कौन सा कितने साल में आएगा, इसके लिए क्या नॉलेज है, क्या ये चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कहाँ से आपने किया, मतलब कहाँ से पौध वगैरह लानी शुरू करी, किसने आपको बताया? जब हमने पहले साल जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो उस समय गड्ढे बन गए हैं। हमने उस समय पहले समय में हमें जो जानकारी थी वो कम थी। तो पहले साल में जो इतनी हमें जानकारी थी, जो जानकारी यहाँ रह के जो समेट पाए थे, लोगों से पूछ के, जो साथ में सब लोग हैं कि कैसे कैसे लगते हैं पौधे, कैसे लगते हैं, किस प्रकार से पूरी प्रोसेस है। तो सबसे जो जानकारी आसपास के जो यहाँ के लोग हैं उनसे जो मिली कि भाई पॉल्टी होती है, जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, बीजू पौधे से तैयार की जाती है, कि पॉल्टी लगाते हैं उसके बाद उसमें ग्राफ्टिंग होती है। तो पहली जो हम पॉल्टी पहले साल के लिए जो हमने प्लांटेशन की उस साल हमने लगभग 2200 पौधे हमने लगाए उस समय। तो वो प्लांटिंग मटेरियल हम लोग मनैवटी से लेके आए, जो यहीं पे हमारे हिमाचल में ही है, और उनको हमने लगाया। फिर धीरे धीरे हमारी रिसर्च शुरू हुई। आपने कहा कि मैंने हिमाचल से लाया, किसी ने आपको बताया कि आपने जो है वो यहीं पे जो हमारे गांव के जो लोग हैं, जो आसपास के जो गांव हैं, उनसे मिलकर हमने करा, उन्होंने हमें बताया। फिर हमने धीरे धीरे शुरुआत करी, रिसर्च अपने स्तर पे शुरू की कि यार और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, वो प्लांटेशन हमने कंप्लीट किया और उस प्लांटेशन के कंप्लीट होने के बाद हमने आगे के लिए फिर प्लानिंग करी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग ने विज़िट शुरू करी, हम अलग अलग जगहों पे गए। देहरादून में डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे जाके पता किया कि क्या क्या चीज़ें हैं सेब के बारे में। तो उत्तराखंड का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें अभी इतनी ज़्यादा तवज्जो क्या कहते हैं आपकी सेब की बागवानी को लेके नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है उत्तराखंड के फार्मर्स भी। फिर हम लोगों ने हिमाचल में जाना शुरू किया, जाके देखना शुरू किया, ऐसे ही रैंडमली जाके प्लांट्स विज़िट किए, लोगों से मिले, और धीरे धीरे फिर हमें पता लगा, निर्मल तोमर जी से हमें पता लगा। एक बार हम उनके नर्सरी। ये निर्मल तोमर जी कौन है जो आपने नाम लिया? निर्मल तोमर जी की खुद की नर्सरी है। उनके पिताजी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे और अब वो खुद ही बहुत सारी वैरायटियाँ, जैसे अखरोट हुए, बहुत सारे फल हैं, पौधे हैं, फूल हैं, जिन पे वो काम कर रहे हैं बहुत ही अलग स्तर पे, और काफ़ी अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। निर्मल तोमर जी हमारे जौनसार से ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सेब के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि आपने इतने पौधे अगर लगाए हैं, तो आपको रूट स्टॉक पे भी ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ से एक दिशा और नहीं मिली, तो उन्होंने एक दिशा दी कि आप रूट स्टॉक लगाइए। उसके बाद हमने रूट स्टॉक पे रिसर्च करना शुरू किया। हमने वैरायटीज़ पे हम ऑलरेडी रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी वैरायटीज़ हमें लगानी चाहिए। तो 2 साल के एक पीरियड में हमने रूट स्टॉक पे पूरी रिसर्च करी, वैरायटीज़ पे रिसर्च करी, हमारा न्यूट्रिशन का कौन सा मेथड होना चाहिए हमने इस पे रिसर्च करी, क्योंकि जो हमारी पहले जो पढ़ाई रही वो इनमें से किसी भी क्षेत्र में नहीं थी। बागवानी में कोई भी पहले अनुभव भी नहीं था और जानकारी भी नहीं थी।
तो शुरुआत का जो फेज़ था वो यहीं के लोगों से सीखा। जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपका जो बगीचा है काफ़ी फैला हुआ है, इसमें कितने पौधे हैं और किस किस कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? हमारे पास जिस बगीचे में अभी हम बैठे हैं, इस बगीचे में हमारे पास लगभग यहाँ पे 3000 पौधे हैं, जिसमें हमारे 1200 पौधे जो हैं वो रूट स्टॉक पे लगे हैं। अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं, जिसमें M7 है, M9 है, 200 पौधे लगभग हमारे M9 पे हैं। यहाँ पे 800 पौधे हमारे M7 पे हैं, बाकी हमारे 106 और MM111 पे हैं। उसके बाद जो हमारे पौधे बचते हैं, 2500 पौधे हमारे हैं सीडलिंग पे, बीजू पौधे हैं, और जो बाकी 300 पौधे जो हमारे बचते हैं वो हमारे पियर के पौधे हैं, जो कैंथ पे हैं, जो नेचुरली ग्रोन कैंथ है उस पे हैं, और 30 पौधे हमारे पास अखरोट के हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, वॉलनट्स पे, पियर है, प्लम है, चेरी है, जो हम हर साल ऐड करते रहते हैं, कीवी के कुछ पौधे हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें तो पियर में हम पे पैकम है, कार्मेन है, बाबू गोशा, ये वेराइटीज़ हैं जो प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, एक्जॉटिक वेराइटीज़ हैं। और अखरोट पे अलग अलग हम पे क्या कहते हैं वेराइटीज़ हैं, सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 2, जो हम तोमर जी के यहाँ से लाए, तो 9 वेराइटियाँ उसकी डिफरेंट हैं। उसके बाद जो सेब में है, सेब में लगभग हमारे बगीचे में 30 वेराइटियाँ हैं जो इस बगीचे में हमारे पास हैं, जिनमें मुख्यतः हम पे लगे हैं जेरोमाइन, जो काफ़ी बड़ी तादाद पे है, स्कारलेट स्पड 2 है, 3 है, उसके बाद आपका सुपर चीफ है। ये मेन वेराइटियाँ जो मेजर उस पर लगी है। फिर किंग रॉट है, अर्ली रेड वन है, एडम्स है। उसके बाद गालाज में हमारे पास डार्क बैरन गाला है, गेल गाला है, फिंगल गाला है, डिकारली गाला है, बुकई गाला है, और पॉलिनेटर्स जो पूरे मेन पॉलिनेटर्स हैं उसमें हमारे पास ग्रैनी स्मिथ है, चैलेंजर, और भी जो वैरायटी हैं जैसे पिंक लेडी है, मंचूरियन है, तो इनके भी थोड़े थोड़े पौधे हमने सैंपल के रखे हैं। सर जी, जैसे अभी कोरोना लॉकडाउन वगैरह जो हुआ है, इसमें काफ़ी लोग अपनी उनकी जीविका छिन भी गई है, कहीं ना कहीं लोग छोड़ के भी आ गए हैं, वापस जो है पहाड़ों में आ गए हैं, अपने गांव की तरफ आ गए हैं। तो आप किस तरीके से जो है ये बागवानी और कृषि की तरफ उनको प्रेरित करोगे कि मतलब आप ये काम करिए ताकि मैं स्वयं कर रहा हूँ इस चीज़ को और इसमें जो है फ़ायदा है, बेनिफिट्स है? जो भी भाई जी, अभी ये वायरस जो चल रहा है अभी कोरोना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें समीकरण बदली हैं, और जो मैं देख पाता हूँ फ्यूचर में भी अब काफ़ी चीज़ें और बदल जाएंगी। जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा, बट जो कुछ भी परिस्थितियाँ रहीं, इस बीच में हो सकता है इंसान ने बाहर जाना छोड़ा हो, है ना, घूमना फिरना छोड़ा हो, अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाए हो, पर एक चीज़ है जो उसने नहीं छोड़ी, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, और वो उसने नहीं छोड़ी। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर हम इसको अपनी आजीविका के लिए देखें या अपने करियर वाइज देखें या फ्यूचर में देखें, तो सब लोग इतना सब समझ सकते हैं कि अगर हम लोग खुद के लिए खुद उगा पाए तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर इसको कोई कमर्शियल भी करना चाहता है या अपनी आजीविका के लिए करना चाहता है, तो ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी। इंसान हो सकता है कि गाड़ी ना खरीदे, पर बिना भोजन के नहीं रह सकता, तो ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी। तो यही है कि आप इसमें जाते हैं तो प्रॉफिट्स भी हैं, गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है किसानों को कि भाई आप किस तरीके से एड्स ले सकते हैं, सपोर्ट भी कर रही है। तो बाकी अपने इंटरेस्ट की बात है। पर्सनली अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हो, प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि लाइफ के सारे समीकरण क्या है, नए जो बागवान हैं, जो पुराने बागवान हैं, उनके बगीचों में जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, उनको सजेशंस देते हैं, उनसे भी सीखते हैं। और कोई अगर नया लगाना चाह रहा है तो उस जो गलतियाँ हमने करी वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हमने 5 साल लगाए, बट आज कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो हमारे साथ हैं कि जिनको अभी 2 साल में वो क्रॉप ले रहे हैं, उनको 2 साल की मेहनत करनी पड़ी। तो रास्ता बन चुका है, रास्ता बनाते हुए हम लोग चल रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हमें आई वो औरों को नहीं आएंगी, बिकॉज हम सपोर्ट करने के लिए भी हैं साथ में। तो ऐसे चलते चलते आज जब हम लोग सब लोग जुड़े हैं साथ में, और हमारी प्लांटेशंस अलग अलग जगहों पे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में ही है, बहुत सारे गांव में है, अलग अलग क्षेत्रों में है। इवन हमने गढ़वाल में माणा गांव तक हमने प्लांटेशंस कराई है, जो अभी हमारी सबसे दूर की जो प्लांटेशन रही है। तो सारा प्लांट मटेरियल से लेके सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, पूरी गाइडेंस देना, किस टाइम पे क्या काम होने हैं, क्या चीज़ें होनी हैं, सब चीज़ों में। और अब जो हमारी एक नई पहल है, जो इस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो हमारा एक फ्यूचर प्लान भी है, जिसको हम लेके चल रहे हैं कि 5 साल बाद हम खुद को कहाँ देखते हैं अभी यहाँ से। तो किसान के साथ फाइट ये हो जाती है कि
फसल लगानी है तब भी साथ, बीज मंगाना है तब भी साथ, सारी चीज़ों में साथ है। पर जब फसल बेचनी है तब वो अकेले जा रहा है, उस दिन वो साथ नहीं चाहिए। तो ये हमने एक पहल की है कि अब हम लोग सारे जो किसान हैं, जो किसान बागवान हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक एफपीओ के माध्यम से, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, या किसानों की खुद की कंपनी, अगर हम इसको इस पर शब्दों में देखेंगे तो उसके लिए हमने पहल की है। और जो भी हम लोग यहाँ पे उत्पाद करते हैं, चाहे वो फल है, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, उसको हम लोग खुद के एक ब्रांड के अंदर, हम खुद एक अपनी कंपनी बनाने के लिए पहल कर चुके हैं और उसमें हमने अपने सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया है। तो अब हम एक प्लेटफॉर्म ये बना रहे हैं कि पूरे जो किसान हैं उसमें हमारा कोई ये नहीं है कि हम अपने गांव तक इसको सीमित रखेंगे, चाहे वो जौनसार है, बावर है, उसके बाद अगर हम और एक्सपेंड अगर करते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है। किसान कहीं भी है, किसी भी जगह पे है, वो कुछ भी उगा रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं और करेंगे। जब हम इस चीज़ को करेंगे तभी उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट, यंग जनरेशन जो है कि उनमें ऊर्जाओं का स्रोत होता है, यंग लोग ही हैं जो एक स्तंभ होते हैं किसी भी घर परिवार के या देश के या पूरी दुनिया में जो हैं सब लोग, वो सब लोग अगर सही दिशा उनको मिल जाए तो वो लोग चमत्कार कर सकते हैं सब, है ना। तो यही है कि आप लोग करिए, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें अच्छे से करिए और ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से जो हमारी टीम है यहाँ पे आज। रविंदर जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे सोशल मीडिया का दौर है और आजकल जो इंटरनेट है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो पहले यहाँ रहते थे, आज जो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में है और जो वापस आए हैं उनके लिए? सबसे पहले तो मैं डिजिटल सारथी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्पेशली आप 200 किलोमीटर राइड करके यहाँ पे ऐसे जंगल में जहाँ हम लोग रहते हैं, चट्टानों में चल रहे हैं, परेशानियाँ हैं जो आप देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों की जिनको कोई जानता नहीं है, जो कर रहे हैं काम, और आप लोग भी बहुत कुछ त्याग करके अपने इस इनिशिएटिव में सब मतलब सारी ऊर्जाओं को जोड़ने लगे हैं। तो ये एक अलग सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि इसमें आपका अपना कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से आप उन लोगों को कर रहे हो जिनसे औरों को प्रेरणा मिले। आपका मूल सोच जो मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रेरणा के लिए आप लोग कर रहे हैं। मैं यही दुआ करूँगा कि जिस सोच के साथ आप डिजिटल सारथी को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे ही ये ऊर्जा निरंतर चलती रहे और आपको ऊर्जाएँ मिलती रहें। वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, एक मैं सोचता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम कहाँ तक देख पा रहे हैं। जहाँ तक हम देख पाएंगे, जितना साफ हम देख पाएंगे, उससे ही हमारे कुछ करने या ना करने की सीमाएं बनती हैं, या इंसान उन सीमा से ही मुक्त होता है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, हम आज यहाँ पे पिछले 5 साल से हैं, हमने पूरा कह सकते हो कि हाँ पढ़ाई लिखाई करके आज गांव आके हम लोग काम कर रहे हैं। बट आज ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पढ़ लिख के भी अपने चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि हाँ कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। खुद से ये सवाल नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ तो इससे मैं पहुँचूँगा कहाँ, मैं 5 साल बाद कहाँ पहुँचूँगा, मैं 10 साल बाद कहाँ पहुँचूँगा, 20 साल बाद कहाँ पहुँचूँगा, मैं अपने जीवन में मैंने किया क्या। एक ये सवाल है जो इंसान खुद से अगर नहीं पूछता है, और अगर ये सवाल अगर इंसान सही समय में खुद से पूछे, तो स्पेशली मैं जो ये मैसेज देना चाहता हूँ जो युवा पीढ़ी है उसको, क्योंकि इस समय ऊर्जाओं का स्रोत बहुत है, आप में एनर्जीज़ बहुत है हर चीज़ करने के लिए, क्योंकि आप फिज़िकली फ़िट हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट डिसीज़न नहीं ले पाते हैं लोग कि यार क्या करें क्या ना करें, है ना। तो देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, सारी चीज़ें देखो, आपके गांव में ज़मीनें हैं, बाग हैं, बागवान हैं, सारी चीज़ें हैं जो आप संभाल सकते हो, कर सकते हो। कुछ पर्पज़ लाइफ में होना चाहिए। अगर वो पर्पज़ नहीं है आपका लाइफ में तो चीज़ें नहीं होंगी। 20 साल बाद अगर मैं देखता हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं कहाँ देखता हूँ, क्या चीज़ें देख सकता हूँ, तो ये जो चीज़ है आपकी खेती बागवानी, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और फ्यूचर में भी ये चलेगा। अगर किसी को ये डाउट है कि यार ये करियर हो सकता है, नहीं हो सकता है, करियर आज कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमें पर्पज़ ना मिले लाइफ का, तो मुझे लगता है कि लाइफ वेस्ट है। अगर हम ठीक है पूरा दिन फ़ोन पे काटना चाहते हैं, एक कमरे में बैठ के काटना चाहते हैं, या 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं, जिसको पसंद है वो ठीक है, पर अगर इस टाइम पे अगर आप 20 साल के 25 साल के और आपने तब रिस्क नहीं लिए, हम मतलब ये तो बहुत मानते हैं कि यार मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, बट जब वो लाइफ के बारे में अगर एडवेंचर की बात आए तो कोई बंदा एडवेंचर लेने को तैयार नहीं है।
मैं हर दिन उठता हूँ, हर दिन आता हूँ, हर दिन एक नया चैलेंज है। मुझे नहीं पता है कि आज मैं बगीचे पहुँचूँगा तब तक क्या होगा, क्या पता मैं बगीचे पहुँचूँ भी ना पहुँचूँ, वहीं से अलग जाना पड़े। तो अगर आपने अपनी लाइफ को इस ट्रेंड में ले जाना है, इंस्टाग्राम पे मत रह जाओ दोस्तों, फेसबुक पे मत रह जाओ यार कि बस फ़ोटो डालनी है कि मैं गया, बाइक उठाई, यहीं पे साइड में जाके। मैं रोज़ निकलता हूँ, इन वादियों को देखो, मैं रोज़ इनमें जाता हूँ, इन जंगलों में मैं रोज़ ट्रैक करता हूँ, मैं रोज़ कैंप लगा के बैठ सकता हूँ। इस जंगल में, इस बगीचे में, कहीं पे भी मैं जाना चाहूँ मैं हर दिन कर सकता हूँ। तो वो लाइफ अगर आप जी रहे हो तब आप सही में एक एडवेंचरर हो, तब सही में आप एक रोल मॉडल हो। अगर आप इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए या कि यूट्यूब के लिए आप खुद को बोलते हो कि भाई मैं राइड करता हूँ, मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ, देन मुझे लगता है कि वो वेस्ट है। बिकॉज आपको खुद पता है अंतरात्मा में कि आप झूठ बोल रहे हो खुद से भी और जिनको आप ये भेज रहे हो उनसे भी। तो अपने अंदर की जो ऊर्जा है, अगर आप एक्सप्लोरर हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम बाय नेचर ही एक्सप्लोरर्स हैं, तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में। एक कमरे में बंद होकर लाइफ ख़त्म मत करो, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी सीख लें, बट जब तक आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ कोई किताब आपको नहीं सिखाएगी, वो अनुभव से आती है। मेरे लिए ये चीज़ आई जब मैं यहाँ लौट के आया वापस। मैंने जो कुछ पढ़ाई करी, जो कुछ सीखा, वो एक अलग फेज़ है लाइफ का, वो एक बेस है लाइफ का। बट उसके बाद जो यहाँ के मैंने चीज़ें देखना शुरू किया, सीखना शुरू किया, उसका आनंद जिसमें मैं जी रहा हूँ वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, पर वो आप मेरी आंखों में, मेरे चेहरे पे, मेरे चाल ढाल में आपको समझ आ जाएगी। तो अगर उस चीज़ को अंदर से जीना है दोस्तों, तो एक स्टेप उठाओ यार, ऐसा कुछ सपना देखो जो तुम्हें खुद लगे यार ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जब शुरू में आया तो मुझे नहीं पता था क्या करूँगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से सारी चीज़ें कर पाऊँगा, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। बट एक सोच ज़रूरी है, सोच बनाओ, आप लोग भी करो। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। और आज के जो युवा लोग हैं उनके पास नॉलेज है, बट उसको सही दिशा में लगाने की फ़ाइट है, बस एक दिशा नहीं है। तो जो लाइफ आप सोचते हो उसको जीने के लिए कब खड़े होंगे यार, कब खड़े होंगे? अब समय है, खड़े हो, आप जाओ, देखो, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो। तो उसके बाद मैं मानूंगा कि आप सही में एक एक्सप्लोरर हो, आप सही में एडवेंचरर हो, और उस एडवेंचर को हर दिन जियो। तब जो एक मज़ा है, तब आपको किसी पिक को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप भी अपने आप में एक स्टोरी बन सकते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को थोड़ा खुलने का मौका दो, चीज़ों के साथ घुलने का मौका दो। आओ, अपना घर देखो, परिवार देखो, अगर गांव है, आपके पास ज़मीनें हैं, तो उनको आबाद करने का एक बीड़ा उठाओ। क्या पता है इसमें आप खुद को खोज लो और आपको जीवन का लक्ष्य मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे रविंद्र चौहान शारनी से।